बड़ी क़यास आराइयाँ चल रही हैं जी, ख़ास तौर से केयर टेकर हवाले से क़यास आराइयाँ ज़रूर हो रही हैं। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम कहूँगा सियासी शतरंज में। और सियासी बिसात इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है, वो सवाल ये है, कौन होगा निगरां वजीर आजम। तवक्को ये की जा रही थी कि कोई न्यूट्रल शख्स होगा जिसका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन हम अपने पुराने प्रोग्रामों में भी ये कह चुके हैं कि सियासी निगरां सेटअप आने को है। और यही देखा गया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार का नाम दे दिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है। लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई है कि कोई ऐसा निगरां वजीर आजम लाना चाहती हैं सियासी कुव्वतें जो कि फाइनेंशियल मैटर्स पर गहरी नजर रखता हो। हम जानते हैं कि IMF का प्रेशर भी सर पे चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त IMF ने जो आज बयान जारी किया है उसके मुताबिक जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था IMF के साथ, वो मुकम्मल 2 वज़राए खजाना की वजह से नहीं हो सका। एक उन्होंने नाम लिया शौकत तरीन का और दूसरा नाम उन्होंने लिया इसहाक डार का। इसहाक डार का नाम तो निगरां वजीर आजम के लिए भी है। अब सोचने की जरूरत है कि IMF ये कह रहा है कि इसहाक डार साहब की वजह से पिछला प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ और अब दोबारा इसहाक डार साहब को निगरां वजीर आजम बना के लाया जाने की कोशिश की जा रही है। इसका यकीनन हमारे मुआशी, सियासी और मुआशरती हालात पर काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे तोशाखाना केस को भी, किस तरीके से मुंसिफ ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। हम जानते हैं कि तोशाखाना केस में जज ने PTI के वकला के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, उसको भी तफसीलन डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त बात होगी निगरां सेटअप की। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अफजल खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम में रह चुके हैं। अफजल खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, मेरा सवाल है आपसे बड़ा सिंपल सा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेसिक मकसद है साफ और शफाफ इंतखाबात कराना। अब ऐसे माहौल में जब सियासी निगरां सेटअप होगा तो साफ और शफाफ इंतखाबात तो एक ख्वाब ही होगा। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बिल्कुल आपने सही कहा है। बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन होते हैं पूरी दुनिया में, इसको हमारी अपनी जुबान में इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज कहते हैं। ओके। उसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली दीज आर EMBs, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। तो उसमें उनका काम ये होता है कि आपने रेफरी के तौर पे काम करना है कि जी क्रिकेट का मैच हो रहा है, हॉकी का मैच हो रहा है या कोई भी मैच हो रहा है, तो उसमें आप खड़े हैं बीच में और आपने गलत काम पे विसल ब्लो करना है और उसको गलत फाउल देना है उसको, और उसको बताना है कि जी पहले ग्रीन कार्ड है, फिर येलो कार्ड है और फिर रेड कार्ड है। एग्जैक्टली यही काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी है और बाकी ममालिक का भी है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका ने हमें बुलाया था इलेक्शन ऑब्जर्वेशन के लिए, और इंतखाबात हो रहे थे जाफना में। जाफना उनका, आप ऐसे समझ लें कि हमारा वजीरिस्तान है। तो वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे और पूरे सार्क ममालिक से उन्होंने इलेक्टोरल एक्सपर्ट को बुलाया था, हमें भी मौका मिला था। ठीक। और वहाँ पे इंतखाबात कराने वाला यानी रिटर्निंग अफसर कौन था? जाफना का डिप्टी कमिश्नर। मैंने कहा सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ तो कुछ जज होता है, RO होता है, DRO होता है, या हमारा बंदा होता है, या हम ब्यूरोक्रेसी से लेते हैं वो होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हर जिले में होता है डिप्टी कमिश्नर, वही डिप्टी कमिश्नर वो एन RO। फिर तो हम मजीद गौर से देखने लगे कि कहाँ पे गलती होती है। तो हिंदुस्तान के ऑब्जर्वर ने एक शिकायत की कि इनकी फौज यहाँ मौजूद है। तो मैंने कहा, हम फिरते रहते थे सारा दिन, हमारे पास गाड़ियां होती थी, तो हमने देखा, मैंने फौज नहीं देखी वहां, हालांकि 1.5 लाख उनकी फौज पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि दे आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट सीन इफ दे डोंट इम्पैक्ट। फिर मैंने उन्हें कहा कि जैसे हमारे वजीरिस्तान में भी आजकल 1.5 लाख हमारी फौज पड़ी हुई है, अगर वो इलेक्टोरल प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करती, इम्पैक्ट नहीं करती, उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, तो हमें उनकी सिक्योरिटी वो जाने और उनका काम जाने। तो एग्जैक्टली अब फिर इंतखाबात हुए और मैं बताना ये चाहता हूं कि 32 नशिस्तों में से
2 नशिस्तें हुकूमत ने जीती, यानी सरकार जिसकी हुकूमत थी वहां पे, और 30 अपोजिशन ने जीती। और जेन्युइनली हम खुर्दबीन लेके माइक्रोस्कोपिक आई से देखते रहे कि कोई वायोलेशन तो नहीं है, वल्लाह हमें कोई नजर नहीं आई। राइट सर, राइट सर। अच्छा, तो हमारा भी अब इंतखाबात हो रहे हैं और उसमें हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा काशियस मतलब है कि वैसे तो जो पिछली हुकूमत है वो इंतखाबात कराए और अगली जो भी फिर जीती है, तो वो चूंकि हमारे यहाँ होता है ऐसा है कि रिगिंग बहुत होती है, ज्यादतियां बहुत होती हैं, तो ठीक। उसलिए कि एहतियातन ये इंट्रोड्यूस किया गया कि इंटरिम न्यूट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरिम हुकूमत तो होगी लेकिन न्यूट्रल नहीं होगी और कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑब्वियस है। सेम गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल खान साहब, ऑब्वियस है जब ऑपोजिशन लीडर ही ये कह रहा है कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग की टिकट से लड़ूंगा, तो फिर वो ऑपोजिशन कैसी? ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस इस वक्त पाकिस्तान में एक ही नजर आ रही हैं, 2 अलग अलग ब्रांचेस नहीं नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मैच फिक्सिंग होगी। अब खान साहब की जाहिर सी बात है कि जब न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी और खास तौर पर जब इलेक्शंस एक्ट की जो शिक है उसमें तरामीम लाई जा रही हैं, एक्ट की शिक नंबर 230 है, जिसके बाद निगरान सेटअप को डे टू डे अफेयर से ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी ले सकेंगे, एग्रीमेंट्स भी कर सकेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चला सकेंगे डेवलपमेंट के। तो इससे आपको क्या इंपैक्ट आते हुए नजर आ रहा है इस तरमीम से सर? देखें, ये जो मौजूदा हुकूमत की आवाम में पजीराई या आवाम में मकबूलियत या कबूलियत या इमेज उनका जो है वो हम आवाम पे छोड़ते हैं। ठीक है। मैं इंतखाबात के हद तक बात करता हूं कि इंतखाबात में यही सिचुएशन 17 जुलाई को थी। वफाक में भी इनके पास हुकूमत थी, सूबे में भी इसके पास हुकूमत थी और 7 नशिस्तें 37 में से हुकूमत ने इन तमाम काबिलियत के समेत जीती। तो 17 जुलाई से अभी जब ये अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नवंबर में इलेक्शन होंगे, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने इस दौरान में ज्यादतियां हो रही हैं और अवाम समझ रहे हैं कि किसी एक पार्टी को निशाना इबरत बनाया गया है, तो ये एक कॉमन एक ह्यूमन नेचर है कि आप फिल्म में देखते हैं कि जी हीरो है और उसको 10 विलन और उसके बदमाश मार रहे हैं, तो वो जितने भी लोग होते हैं उसकी वो विलन के साथ नहीं होती, उनकी वो हमदर्दी या मोहब्बत या सिंपैथी वोट आ जाता है। आई एग्री, आई एग्री। सिंपैथी वोट आएगा। और एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताता हूं और ये आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं हमारे यहाँ जितने इंतखाबात हुए हैं उसमें हमारा वोटर टर्न आउट 36% से कम अज कम था और 44 ज्यादा से ज्यादा था। फिर जब एक पार्टी तीसरी पार्टी आई, 2 उन पार्टियों के जो 40 साल से हुकूमत में हैं उसके अलावा, तो वोटर टर्नआउट बढ़ गया। अजीब फिनोमिना देखा, एक फिनोमिना देखा। और मैं चूंकि खुद वोटर एजुकेशन पाकिस्तान में भी की है, यूएन में भी की है, अवेयरनेस के लिए बड़ी कोशिशें करते थे हम, तो उसमें हमारा काम इलेक्शन कमीशन का बुनियादी तौर पर देखो, कोई भी प्रोसेस तब कामयाब होता है इलेक्टोरल जिसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अग्रीड। लेकिन सर हम मेरे सवाल से डिविएट कर गए हैं। मैं खान साहब रिक्वेस्ट करूंगा, आई एग्री टू द फैक्ट कि बाद में वोटर टर्नआउट बढ़ गया बहुत ज्यादा, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो वोटर पार्टिसिपेशन जब बढ़ती है तो जो लोग रिगिंग करते हैं ना, 19-20 का फर्क में गायब करना आसान होता है। जी हाँ। लेकिन अगर 10-20 का फर्क हो तो उसको गायब करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 1 और 20 का फर्क हो तो वो नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हुजूर, तो कहने का मतलब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि अब देखें सियासी निगरान सेटअप आ रहा है, मैच फिक्सिंग नजर आ रही है, निगरान सेटअप की ताकत में इजाफा करने के लिए इलेक्शंस एक्ट की शिक नंबर 230 में तरमीम की जा रही है ताकि वो लंबे फैसले भी कर सके, लंबा वक्त भी गुजार सके अगर जरूरत पड़े। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? वो क्या करेगा अगर वो रिगिंग होते हुए देखेगा? क्या वो सियासी सेटअप को करने देगा रिगिंग, या फिर कोई और कानून, कोई ताकत का इस्तेमाल करेगा? ये है कि देखें, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं बेसिकली, और दूसरा ये है कि देखो, अपनी इज्जत अपने हाथ। आपको नौकरी किसी ने दे दी कि फर्ज किया आप न्यूज 1 में काम करें, अब अगर आप ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करेंगे तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा। लेकिन अगर आप
कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू चलाएंगे या किसी का फेवर डिसफेवर करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी। तो मैं ये नहीं चाहूंगा। तो मैं क्या इलेक्शन कमीशन के पास क्रेडिबिलिटी बची है लूज करने के लिए हुजूर? बहुत मुश्किल सवाल आपने किया, क्योंकि मेरा इदारा था और मैंने उसमें रिज़्क खाया है, और वल्लाह वो ये तमाम चीजें जो इनसे हुई हैं या इनसे कराई गई हैं, इन्होंने की हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। एक्चुअली व्हाट यू सो शैल यू रीप। लेकिन अभी भी उनके पास एक मौका है कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो वो 77 में हम यूनिवर्सिटी में थे और वो इंतखाबात हमने देखे और इंतखाबात के बाद के हालात हमने देखे। तो नोबडी इज गोइंग टू, एक बात सुन लें कि खौफजदा करना, लोगों की उम्मीद तोड़ना, और जब आप एक बारबेरिक एटीट्यूड जो है ना, वो सलीमुल फितरत लोगों के उसके कॉन्शियस के खिलाफ होता है। Right. हमारा काम यह है और ख्वाहिश यह है और एफर्ट्स भी यही होगी और उम्मीद भी यही रखनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, जबरदस्त पार्टिसिपेशन होगी जो जैसे कभी पहले नहीं हुई, जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तो शुक्रिया सर। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नमक खाया है, लेकिन सैडली अब उनके पास क्रेडिबिलिटी बची नहीं है लूज करने के लिए। ऑलरेडी उनका किरदार मुकम्मल तौर पर सियासी नजर आ रहा है और आने वाले निगरान सेटअप के लिए भी यही कह रहे हैं, क्योंकि वो सियासी निगरान सेटअप आ रहा है तो फिर इलेक्शन कमीशन भी सियासी होगा, निगरान सेटअप भी सियासी होगा, खेल भी सियासत का, सियासी शतरंज जारी है। यकीनन इसका जो असरात होंगे वो हम सबको भुगतने पड़ेंगे, हर पाकिस्तानी को भुगतना पड़ेगा। जमहूरियत में अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हो तो उसे जमहूरियत नहीं कुछ और कहते हैं। एक वक्फे के बाद हम बात करेंगे अदालतों की, तोशाखाना केस की। हमारे साथ रहिए।